डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है क्वांटम नंबर्स के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानें कि क्वांटम नंबर्स होते क्या हैं। तो जैसे कि डेफिनेशन आप देख सकते हैं कि क्वांटम नंबर्स होता क्या है कि ये 4 नंबर्स का सेट होता है। ठीक है, और ये जो नंबर्स होते हैं ये क्या बताते हैं, तो बेसिकली ये क्या देते हैं, फुल इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एटम्स। तो बेसिकली जो क्वांटम नंबर्स होते हैं वो किसी इलेक्ट्रॉन का जो है वेरियस इलेक्ट्रॉन्स का एटम्स में क्या जो है कि उसका मतलब पोजीशन है, क्या उसकी एनर्जी है, क्या उसका ओरिएंटेशन है, इसके बारे में फुल इंफॉर्मेशन का कहने का क्या मतलब है कि लोकेशन, अबाउट द लोकेशन, अबाउट द शेप, अबाउट द ओरिएंटेशन। ये है ना, फुल इंफॉर्मेशन का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स का लोकेशन, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस की चारों तरफ है तो वो किस टाइप का शेप का फॉर्मेशन करेगा, या फिर हम ऑर्बिट शेप ऑफ द ऑर्बिटल, और उसका उन ऑर्बिटल्स का ओरिएंटेशन कैसा है, इसके बारे में कंप्लीट फुल इंफॉर्मेशन देता है। वो क्या है, क्वांटम नंबर्स। क्लियर है ना। अब ये क्वांटम नंबर्स आते कहाँ से हैं, तो देखिए एक्चुअली जो क्लास 11th के स्टैंडर्ड की बात है तो वहाँ पे हमें क्वांटम मैकेनिकल मॉडल लास्ट आपको जो है कि एटॉमिक मॉडल बताया जाता है। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल हम 11th में है तो, लेकिन अगर हम उसको सीखने की कोशिश करें तो थोड़ा सा टफ है, लिटिल बिट, बहुत ज़्यादा टफ है। तो आप वहाँ पे देख सकते हैं, इसको ज़्यादा हमें डिटेल में नहीं जानना कि ये आता कहाँ से है। फिर भी आप जो है कि क्लास 11th की बुक में लास्ट जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है आप वहाँ पे देख सकते हैं कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होगा। अब वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखा कैसे आता है, x = E साइन। बात समझ में आ रही है ना। जब इसको सॉल्व करते हैं, ये इक्वेशन है, क्लियर है ना, जहाँ पे H ऑपरेटर है, ये आपका आइगन वैल्यू है। तो इसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं जाना है। क्लियर है ना। श्रोडिंगर ने वेव इक्वेशन जो दिया हुआ है उसमें जो है कि इलेक्ट्रॉन्स को एज अ मैटर, एज अ वेव दोनों कंसीडर किया हुआ है। तो वेव कंसीडर करके एक वेव इक्वेशन का फॉर्मेशन किया, उस वेव इक्वेशन को उन्होंने सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद इस वेव में आपके दो तरह के फंक्शंस मिले, एक आपका रेडियल और एक आपका एंगुलर। इन्हीं दोनों फंक्शन से ये आपके बेसिक, ध्यान रखिएगा, बेसिक 3 क्वांटम नंबर्स मिले। इसके बारे में हमें ज़्यादा नहीं जानना है, बस हमने इसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस इसलिए किया ताकि आपको पता चले कि ये क्वांटम नंबर्स आते कहाँ से हैं। आपके स्टैंडर्ड में इसको नहीं पढ़ना है अभी, बस आप इतना जानिए ये क्वांटम नंबर्स आते कहाँ से हैं। जो श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम है वो कुछ इस प्रकार का है। इसको जब सॉल्व करते हैं तो जो आपका साई है, जो कि वेव फंक्शन है, साई आपका क्या है, वेव फंक्शन है, वेव फंक्शन है। तो इस वेव फंक्शन को सॉल्व करते हैं तो दो पार्ट मिलता है, एक वाई साई आर लिखा हुआ, मतलब दैट्स व्हाट इज द रेडियल पार्ट, और ये आपका एंगुलर पार्ट। इन दोनों पार्ट से हमें बेसिक 3 क्वांटम नंबर्स मिलते हैं। अब ये तीनों क्वांटम नंबर कौन कौन से हैं, तो एक आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको n मोल से रिप्रेजेंट करते हैं, एक आपका सब्सिडियरी या फिर सेकेंडरी या फिर इसको एजिमुथल, तीनों नाम से बोलते हैं। क्या, सब्सिडियरी, सेकेंडरी और एक आपका एजिमुथल, तीनों नाम से बोलते हैं क्वांटम नंबर। और लास्ट आपका मिला क्या, वो होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इस तीनों के अलावे भी एक और क्वांटम नंबर होता है जिसको बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। क्या बोलते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर। और रिप्रेजेंट क्या किससे करते हैं, ms। क्लियर है ना, ms या फिर सिंपली s से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको केवल m से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली हम लोग m और इसके सबस्क्रिप्ट में l का यूज करते हैं। तो ये क्वांटम नंबर्स आए कहाँ से, ये आपको पता चल गया। क्वांटम नंबर्स का मतलब क्या है, तो क्वांटम नंबर का आप सिंपल लैंग्वेज में यही बताएंगे कि क्वांटम नंबर सेट ऑफ 4 नंबर्स होते हैं जो फुल इंफॉर्मेशन देते हैं इलेक्ट्रॉनों के बारे में। क्या क्या बताएंगे उसके बारे में, तो उसका लोकेशन किस तरह का है, ऑर्बिटल का शेप किस तरह का है, और उस ऑर्बिटल का, अब जैसे ऑर्बिटल का ध्यान दीजिए, ऑर्बिटल की डेफिनेशन आपको बताई गई होगी कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स इन द स्पेस। क्लियर है ना। तो ऑर्बिटल का शेप कैसा हो सकता है, उसका ओरिएंटेशन कैसा हो सकता है, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन ये चारों क्वांटम नंबर्स देते हैं। क्लियर है ना। बेसिक में तो यही तीनों देंगे, ये आपके स्पिन के बारे में बताता है। अब इन चारों क्वांटम नंबर्स के बारे में हम लोग सेपरेटली स्टडी करेंगे कि ये क्वांटम नंबर सेपरेटली होते क्या हैं। तो हम इसको स्टडी करते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे हम इन चारों को एक दूसरे से कोरिलेट करेंगे। तो देखिए, पहला आपका क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। पहला आपका क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर।
क्वांटम नंबर, ठीक है। ज़्यादा हमें लिखना नहीं है, सिंपल वे में हम इसको पॉइंट वाइज कराते जाएंगे। तो ये बताता क्या क्या है, हमें ये ध्यान रखना है। तो बेसिकली ये आपको अभी बताया गया क्या, रिप्रेजेंटेड बाय एन, आप सिंपली कह सकते हैं, इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी बात हम क्या कहेंगे, ये इंफॉर्मेशन क्या देता है। तो एक बात ध्यान रखिए, ये पहला इंफॉर्मेशन ये क्या देता है, तो शेप या फिर शेप नहीं, साइज कह सकते हैं, साइज एंड एनर्जी ऑफ अ सेल, किसी सेल के साइज और एनर्जी के बारे में ये इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। अब कैसे, तो आपको जब बोर मॉडल पढ़ाया गया था, तो बोर मॉडल में आपके दो इक्वेशन निकल के आए होंगे, आपने देखा भी होगा। पहला इक्वेशन था R इक्वल्स टू आपका क्या था, 0.53 n स्क्वायर अपॉन z स्क्वायर एंगस्ट्रॉम, क्लियर है, ठीक है। तो यहां से रेडियस, और रेडियस करेंगे तो कहीं ना कहीं साइज को बता देगा, किसी सेल की साइज क्या होगी, यहां से आप बता सकते हैं। n की वैल्यू रख के डिफरेंट वैल्यू ऑफ n रखेंगे, वो आपको डिफरेंट साइज मिलता जाएगा, क्लियर है ना। दूसरा एक और इक्वेशन आपका बना होगा, अगर आपको ध्यान हो तो, क्या इक्वल टू आपका बेसिकली होता क्या है, -13.6 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, क्या होता है, z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। अब z स्क्वायर क्या है, तो आप जो एटम्स लेते हो, एलिमेंट्स लेते हो, उसका एटॉमिक नंबर क्या है, वो z स्क्वायर है, और n क्या है आपका, वही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से क्या क्या बता सकते हैं, तो r सिंपल सी बात है, रेडियस है ऑर्बिट सेल की या फिर ऑर्बिटल की, तो आप वहां से उसकी साइज बता सकते हो। साइज के अलावा साइज से एक और चीज कोरिलेट कर सकते हो, वॉल्यूम को कोरिलेट कर सकते हो, तो दैट डजंट मैटर, हमें वॉल्यूम पे नहीं जाना, हम साइज बता देते हैं इससे। दूसरा क्या बता सकते हैं, एनर्जी, क्लियर है ना। तो आप n की वैल्यू चेंज करते जाओगे, एनर्जी की वैल्यू बढ़ते जाएगा, r की वैल्यू, n की वैल्यू चेंज करते जाओगे, r की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से साइज और एनर्जी किसके बारे में बता सकते हैं, किसी सेल का, क्लियर है ना। अब आपको जो है तीसरी पॉइंट क्या जाननी है, तीसरी बात क्या जाननी है, कि जो n की वैल्यू है, क्लियर है ना, तो द वैल्यू ऑफ n will be one to infinite, क्लियर है ना, 1 to infinite। अब 1 to infinite जो n की वैल्यू हो सकती है, वो कहां से कहां तक हो सकती है, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक n की वैल्यू हो सकती है। बट हमें आज तक जितने भी नोन एलिमेंट्स हैं, जितने भी आपके एलिमेंट्स नोन हैं, आपके पीरियोडिक टेबल में दिए हुए हैं, उन एलिमेंट्स की बात करें तो उन एलिमेंट्स के लिए जो n की वैल्यू आती है, n वैल्यू फॉर नोन एलिमेंट्स, n वैल्यू फॉर नोन एलिमेंट्स वो कहां से कहां तक होती है, 1 to 7। बात समझ में आ रही कि अभी तक आपके जितने भी नोन एलिमेंट्स हैं, उन नोन एलिमेंट्स के लिए जो आपकी n की वैल्यू होती है, वो बेसिकली कहां से कहां तक होती है, 1 to 7। और आप n की जो वैल्यू हो सकती है, वो कहां से कहां तक हो सकती है, 1 to इनफाइनाइट, लेकिन जितने भी नोन एलिमेंट्स हैं उनके लिए 1 to 7। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में यही बातें हमने सीखी कि इसको n से रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली ये क्या इंफॉर्मेशन देता है, तो साइज और एनर्जी, किसी सेल के साइज और एनर्जी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। इसकी जो वैल्यू हो सकती है वो 1 to इनफाइनाइट हो सकती है, लेकिन जितने भी नोन एलिमेंट्स हैं, उन नोन एलिमेंट्स के लिए जो n की वैल्यू हम लोग पाते हैं, वो कहां से कहां तक, 1 to 7 तक हम लोग पाते हैं। बात समझ में आई। अब इसके बाद हमें जो है कि सेकंड क्वांटम नंबर्स के बारे में जानना है, क्योंकि इसमें एक और पॉइंट है, उसको हम देख लेते हैं। अब आप ये जानते होंगे कि n की वैल्यू हम लोग न्यूमेरिक में भी दिखाते हैं और अल्फाबेटिक में भी दिखाते हैं। तो अगर n की वैल्यू 1 to 7 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे आप दे सकते हैं। अब n इक्वल्स टू 1 है, मतलब फर्स्ट सेल या फिर फर्स्ट एनर्जी सेल, दोनों बात बोल सकते हैं। n इक्वल्स टू 1 का मतलब हम दो बातें कोई भी बोले, कोई दिक्कत नहीं है, कंफ्यूजन ना रखिए। फर्स्ट सेल इसको बोल सकते हैं, या फिर इसी को बोल कह सकते हैं फर्स्ट एनर्जी सेल। तो आप कंफ्यूज ना होइए, ठीक है, फर्स्ट एनर्जी सेल, ठीक है, दोनों बोल सकते हैं। सेकंड का मतलब सेकंड सेल या फिर सेकंड एनर्जी सेल, थर्ड n इक्वल्स टू 3 मतलब थर्ड एनर्जी सेल। अब इन्हीं सेल को हम अल्फाबेटिकली भी बताते हैं, और अल्फाबेटिकली क्या क्या होता है, ये
फर्स्ट को हम लोग के सेल बोलते हैं, आपने 9th 10th में भी इसको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया जाता है। सेकंड को एल, इसको एम, इसको एन, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। बात समझ में आ रही? ठीक है, तो यहां से हमने सीखा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या क्या इंफॉर्मेशन देता है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं सेकंड क्वांटम नंबर की, और ये सेकंड क्वांटम नंबर, इसको हम लोग बेसिकली सेकेंडरी भी बोलते हैं, लेकिन जो यूज करते हैं वो आपका क्या होता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। क्या होता है? एजीमुथल क्वांटम नंबर, या फिर सेकेंडरी या फिर सब्सिडरी। अब आप समझ सकते हैं सब्सिडरी का मतलब क्या है। ठीक है, तो हम बात करते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर की। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है? तो सबसे पहली बात अगर हम देखें तो इसको क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग इससे, रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एल। ठीक है, इसको हम लोग स्मॉल एल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब एक चीज ध्यान दीजिए, इसको हम बार बार कह रहे हैं, इस पे फोकस करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी या फिर सब्सिडरी बोलते हैं। इससे पहले जो आपने पढ़ा वो प्रिंसिपल पढ़ा। ठीक है, तो जो प्रिंसिपल एनर्जी सेल होता है, जो एन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल। तो जो ये आपका है एजीमुथल क्वांटम नंबर, जब सेकेंडरी है तो ये क्या बताएगा, सबसेल। किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा, सबसेल के बारे में। इससे पहले हमने क्या पढ़ा, सेल। सेल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल या फिर सेकेंडरी आपका क्या देगा, किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा, सबसेल के बारे में। तो अभी इसको हम अलग रखते हैं। तो पहला पॉइंट हमने सीखा क्या, इसको हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा ये क्या बताता है, तो ये बताता है सेट ऑफ अ सबसेल, किसी सबसेल का सेट कैसा होगा। ठीक है ना, इसके बारे में इंफॉर्मेशन ये देता है। क्लियर होने के बाद अब हम बात करते हैं कि एल की वैल्यू क्या क्या होगी, एल की वैल्यू क्या क्या होगी। तो एक चीज ध्यान रखेंगे, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एन की कोई वैल्यू अगर हमें दी हो तो यहां से दो पॉइंट हम लोग दे के चलेंगे। पहला पॉइंट क्या, किसी एन के गिवन वैल्यू के लिए जो एल की वैल्यू होगी, द वैल्यू ऑफ एल, जो एल की वैल्यू होगी किसके लिए, किसी गिवन वैल्यू ऑफ एन के लिए जो एल की वैल्यू होगी, वेरीज फ्रॉम, कहां से कहां तक होगी, आपका 0 to n-1। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्या 0 to n-1। अगर हमें n की वैल्यू कोई दी हो, जैसे n की वैल्यू 1 2 3 4 कोई आप ले लो, तो उसके लिए जो l की वैल्यू होगी वो 0 से n-1 तक वेरी करेगी। समझेंगे इसको। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो अगर आपका n की वैल्यू हम नहीं लेते हैं, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, n की वैल्यू हम 2 लेते हैं डायरेक्टली। क्लियर है, समझिए। तो n की वैल्यू 2 लेते हैं तो l की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगी, तो l की वैल्यू 0 से कहां तक, n-1। n की वैल्यू क्या है, 2-1, तो 0 से 2-1 का मतलब 1। तो इसकी वैल्यू क्या क्या होगी l की, तो 0 से 1, 0 से 1 मतलब 0 और 1, तो l की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी, 0 1। इट्स क्लियर, 0 और 1 हो जाएगी। एक और एग्जांपल समझते हैं। अगर n की वैल्यू आपकी n की वैल्यू अगर आपकी 3 हो, शायद ये बेहतर समझ में आए, तो अगर n की वैल्यू 3 है तो l कहां से कहां वेरीज करेगा, 0 से 3-1, 3 का मतलब 2, तो l की वैल्यू वेरी करेगी कहां से, 0 से 2 तक। तो 0 से 2 का मतलब क्या है, 0 1 2 होगा। 0 से 2 का मतलब क्या है, 0 1 2। तो क्या क्या l की वैल्यू हो जाएगी, 0 1 2। इट्स क्लियर। फिर समझिए इसको कि किसी भी n के गिवन वैल्यू के लिए जो l की वैल्यू होगी वो वेरी करेगी कहां से कहां तक, तो 0 से n-1 तक। बात समझ में आ रही है ना। अब n-1 के कहने का क्या मतलब है, अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, अगर n की वैल्यू 2 है, ये हमारी गिवन वैल्यू का फन है। अब इसके लिए l की वैल्यू हमें पता करनी है कि l की वैल्यू क्या क्या होंगी, तो क्या क्या होगी, तो 0 से n-1, समझिए इस चीज को, 0 से n-1, तो 0 to n-1 का क्या मतलब है, 2-1 1, तो 0 to 1 मतलब 0 और 1।
वो भी ना समझ में आया तो फिर n इक्वल्स टू 3 रख के देखिए। तो n इक्वल्स टू 3 रखेंगे तो ऑब्वियसली 0 to 3 minus 1, तो 3 minus 1 का मतलब क्या है 2, तो 0 से 2 का क्या मतलब है 0 1 2। बात समझ में आ रही। एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं, अगर हम n इक्वल्स टू 4 लें, n इक्वल्स टू 4 लें, तब l की वैल्यू कहां से कहां तक 0 से n minus 1, तो n minus 1 मतलब 3, तो 0 से कहां तक वैरी करेगा ये 3 तक, तो 0 से 3 मतलब 0 1 2, क्लियर ना, और 3 0 1 2 3, तो n इक्वल्स टू 4 के लिए वैल्यूज क्या आ जाएंगे 0 1 2 3। इट्स क्लियर। अभी समझ में आया? कोशिश करिए, ना समझ में आया बार बार पॉज करके वीडियो को देखिए, समझिए, तब आपको जो है कि समझ में आएगा। ठीक है। अब एक और पॉइंट इसमें, अभी मैंने केवल ए लिखा हुआ है, ये समझ में आ गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं बी की, यहीं से समझिएगा। सेकंड पॉइंट बी, इसी में क्लियर है। तो ये क्या बताता है कि समझिएगा, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ n, टोटल l वैल्यूज, टोटल नंबर कर लेते हैं, सही रहेगा, टोटल नंबर ऑफ l वैल्यूज आर n। समझिएगा इसका क्या मतलब है। आपने अभी देखा कि अगर हमारे पास n इक्वल्स टू 1 है, सॉरी 2 करते हैं, 1 वाला आपको ज्यादा कंफ्यूज करेगा, 1 वाला तो हो ही जाएगा। तो l की वैल्यू क्या क्या आई थी 0 से 2 minus 1 1 तक, तो क्या क्या 0 और 1। n की वैल्यू जब आपने 3 रखी थी तो क्या क्या था 0 से 3 minus 1, तो 3 minus 1 का मतलब 2, तो क्या हो जाएगा l की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी 0 से 2 0 1 2। अब n की वैल्यू 4 आ गई तो आपका l की वैल्यू कहां से कहां तक होगा, तो 0 से 4 minus 1, 0 से 4 minus 1 का मतलब क्या है कि 0 से 3 तक। अब 0 से 3 तक करेंगे तो 0 1 2 और 3। अब आप यहां पे समझने की कोशिश करिए, हमने क्या बताने की कोशिश की हुई है कि अगर कोई n की वैल्यू दी हुई है तो इस n की वैल्यू के लिए जो l की वैल्यू जो होंगी वो कहां से कहां तक होंगी 0 से n minus 1। ठीक है, तो वो हमने यहां पे सीख लिया। अब टोटल l वैल्यूज कितनी होंगी, तो वो n होंगी। मतलब क्या है कि अगर n इक्वल्स टू 2 है तो l की कितनी वैल्यूज मिलनी है, दो। कौन कौन सी 0 और 1। बात समझ, कितनी वैल्यूज 2, n की वैल्यू 3 है तो वैल्यूज तो 0 1 2 है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज l वैल्यूज कितनी है 3। तो वही हमने बताने की कोशिश की है कि जितने किसी n वैल्यू गिवन n वैल्यू के लिए टोटल l वैल्यू आपके n के इक्वल होगी। अगर 2 है n तो l वैल्यू l भी कितनी मिलेंगी 2। अगर आपका l आपका कितना है 3 है तो आपका n भी कितना मिलेगा, जो है कि 3 ही मिलेगा। अगर n इक्वल्स टू 4 है तो l भी आपको कितना मिलेगा 4 मिलेगा। अब इसको जरा सा एक टेबल के थ्रू देखते हैं, टेबल से और बेहतर समझ में आएगा। ये भी क्लियर है, ठीक है, नहीं है तो आप कैरी करिए, आपको जो है कि आपको फिर एक बार बताया जाएगा। आप वीडियो को बार बार जो है कि बैक करके पॉज करके उस चीज को समझ सकते हैं। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करिए, हम यहाँ से क्या इंफॉर्मेशन निकालेंगे। तो देखिए हमने देखा क्या कि n की वैल्यू दी हुई हो तो l की वैल्यूज क्या क्या होंगी, ठीक है, और कितनी होंगी। नंबर ऑफ l वैल्यूज, नंबर ऑफ l वैल्यूज। और ये हमने अभी कहा कि n आपका क्या बताता है सेल, प्रिंसिपल एनर्जी सेल बताता है, तो l आपका क्या बताता है सबसेट। मैथ में आपने सेट और सबसेट दोनों पढ़ा होगा, मैथ में आपने सेट और सबसेट दोनों पढ़ा है। तो जस्ट लाइक दैट n आपका सेल तो l आपका सबसेल, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि क्या है l की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगी 0 to n minus 1 तक, इसलिए अब जो आपका नंबर ऑफ l वैल्यूज होगा, हमने क्या कहा l क्या बताता है सबसेल, ठीक है, तो मतलब नंबर ऑफ l वैल्यूज आपका बताएगा नंबर ऑफ सबसेल। घबराइए नहीं, बस ध्यान से सुनिए और इस चीज को समझने की कोशिश करिए, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है आपका क्वांटम नंबर। इससे बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके आएंगे। आज हम लोग इसको खत्म करके और फिर इस पे क्वेश्चंस होंगे, अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। तो देखिए अगर आपका n इक्वल्स टू 1 है, मतलब फर्स्ट एनर्जी सेल, तो फर्स्ट एनर्जी सेल में कितने सबसेल होंगे इस चीज को समझते हैं। n इक्वल्स टू 1 है तो l क्या होगा 0 से n minus 1 रखेंगे तो 0 से 0, 0 से 0 का क्या मतलब है 0 हो गया, तो केवल l की वैल्यू क्या हो जाएगी 0,
एल की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। बात समझ में आ रही है। अब एल की वैल्यू 0 हो रही है तो कितनी वैल्यू है ये, केवल एक है, तो नंबर ऑफ सबसेल कितने हो जाएंगे, एक। नंबर ऑफ सबसेल कितने हो जाएंगे, एक। तो यहाँ पे लिख देते हैं नंबर ऑफ सबसेल आपके कितने हो गए, 1 हो गए। इट्स क्लियर। अब हम बात समझते हैं, अगर n इक्वल्स टू 1 वाला नहीं समझ में आ रहा तो 2 3 वाले को समझिए, 1 वाला अपने आप समझ में आ जाएगा। देखिए n इक्वल्स टू आपका 2 हो तो इसकी वैल्यू क्या क्या हो जाएगी, 0 से n-1। तो एक वैल्यू होगी क्या 0 और दूसरी वैल्यू क्या होगी 1। एक वैल्यू क्या होगी 0 और दूसरी वैल्यू क्या होगी 1। किसके लिए, 2 के लिए। अगर n इक्वल्स टू 2 है तो मतलब नंबर ऑफ सबसेल कितने हो गए, नंबर ऑफ सबसेल कितने हो गए, सबसेल कितने हो गए 2। इट्स क्लियर। अब बात करते हैं, अगर n इक्वल्स टू आपका 3 हो, n इक्वल्स टू आपका 3 हो तो l की वैल्यू क्या क्या होंगे, तो 0 से 3-1 2, 0 से 2 मतलब 0 1 2। क्लियर हो रही बात। तो कितनी वैल्यूज हो गई 0 1 2। इट्स क्लियर। 0 1 2 बात समझ में आई। तो टोटल नंबर ऑफ l वैल्यूज कितनी हुई, टोटल नंबर ऑफ l वैल्यूज कितनी हुई 3। तो नंबर ऑफ सबसेल कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ सबसेल्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ सबसेल्स कितने हो जाएंगे 3। क्लियर हो रही बात। अब बात करते हैं n इक्वल्स टू 4 के लिए। तो ये थोड़ा सा जगह क्या पूछेगा, हम उसको थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं, n इक्वल्स टू 4 हो। क्लियर है। तो क्या क्या हो जाएगा 0 1 2 3। अरे 0 से n-1 4-1 3, तो 0 से 3 मतलब 0 1 2 3। क्लियर हो रही बात। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेल्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ सबसेल्स कितने हो जाएंगे आपके 4। इट्स क्लियर। अब समझिए इसका मतलब क्या है। फर्स्ट एनर्जी सेल में केवल और केवल एक सबसेल होता है, सेकेंड एनर्जी सेल में ओनली 2 सबसेल्स, थर्ड एनर्जी सेल में ओनली 3 सबसेल्स एंड फोर्थ एनर्जी सेल्स में ओनली 4 सबसेल्स होते हैं। बात समझ में आ रही है ना। जितने जो भी एनर्जी होगा इस फोर्थ वाले में फोर्थ आपके सबसेल्स होंगे। अब ये सबसेल्स होंगे कौन कौन से, इनका नाम क्या क्या होगा। क्लियर है ना। तो इसको हम लोग देखते हैं, एक और टेबल बनाएंगे और उस टेबल से हम लोग समझेंगे। क्लियर है। आप चाहें तो इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। समझिए, अगर आपका जो है n इक्वल्स टू 1 है, l आपका क्या हो जाएगा 0। अब इस सबसेल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हम सबसेल लिख देते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल s से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल s से। जो एक सबसेल है फर्स्ट एनर्जी सेल में, उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल s से। अब समझिएगा, इस s सबसेल के लिए जो l की वैल्यू होगी वो क्या होगी 0 होगी। s सबसेल के लिए जो l की वैल्यू होगी वो क्या होगी 0 होगी। बात समझ में आ रही है ना। अब देखिए, चूंकि ये फर्स्ट एनर्जी सेल का है तो इसके आगे हम लोग क्या लगा देंगे 1s। बात समझ में आ गई ना। अब आगे देखिए, 2 के लिए जो l की वैल्यू होगी वो क्या क्या होगी 0 और 1 होगा। बात समझ में आ गई। अब 0 के लिए तो हमने पहले कह दिया कि जिसके लिए जिस सबसेल के लिए l की वैल्यू 0 होगी वो कौन सा होगा, s सबसेल होगा। समझिए ध्यान से, जिस सबसेल के लिए s की वैल्यू l की वैल्यू 0 होगी वो कौन सा सबसेल होगा, s सबसेल। तो ये 0 है वैल्यू, ध्यान रखिए। तो ये क्या हो जाएगा s सबसेल हो जाएगा। लेकिन चूंकि ये सेकंड सेल का सबसेल है तो ये क्या हो जाएगा 2s। बात समझ में आ गई ना। अब आ गया एक नया वैल्यू क्या 1। ठीक है। तो अब ये 1 को हम बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं किससे, p से। क्लियर है ना। और चूंकि ये सेकंड सबसेल का है तो ये क्या हो जाएगा 2p। अब देखिए आगे 3। तो 3 में थर्ड सेल में 3 सबसेल होंगे। तो ये जो 2 सबसेल हैं, तो जिसके लिए l की वैल्यू 0 है वो s सबसेल, जिसके लिए l की वैल्यू 1 है वो p सबसेल। तो ये हो गया s और ये हो गया p, इसके करेस्पॉन्ड। समझ सकते हैं इस चीज को। और चूंकि ये थर्ड सबसेल का है तो ये क्या हो जाएगा 3s और ये क्या हो जाएगा 3p। अब नया 2। बात समझ में आ रही है ना। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, d से, स्मॉल d से। तो ये किसका हो जाएगा 3d का। बात समझ में आ रही है। फिर समझिए, ऐसे ही इसको लिख सकते हैं, पहले इसको लिख देते हैं फिर हम आपको बताते हैं। 0 है तो 0 चूंकि s सबसेल के लिए है तो 4s। 1 है चूंकि p के लिए l की वैल्यू 1 होती है तो 4p। 2 है तो ये किसके लिए हो जाएगा 4d। और ये 3 है तो
3 फिर नया आता है तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे? F से। क्लियर है ना? फिर समझिए एक बार, फर्स्ट एनर्जी सेल में नंबर ऑफ सबसेल्स कितने होते हैं? 1। उस सबसेल को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? S से। बात समझ में आ रही है ना? किससे रिप्रेजेंट करते हैं? S से। तो वो हो जाएगा क्या? 1s। मतलब क्या है कि S सबसेल के लिए जो L की वैल्यू होगी वो क्या होगी? 0। मतलब जहां भी L की वैल्यू 0 आए, सेकेंडरी क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 आए, मतलब वो कौन सा सबसेल है? S सबसेल। बात समझ में आ रही है ना? अब 2 के लिए दो वैल्यूज होती हैं, 0 और 1। तो 0 को तो हम पहले ही कह चुके हुए हैं कि L की वैल्यू जहां पे 0 आए, इट मींस दैट वन इज द S सबसेल। तो ये क्या हो जाएगा? ये सबसेल हो जाएगा S, लेकिन ये सेकेंड एनर्जी सेल का है तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? 2s। इट्स क्लियर? अब 1 आया तो 1 जो L की वैल्यू 1 जिसके लिए होती है वो आपका P सबसेल होता है, और चूंकि ये सेकेंड सेल का सबसेल है इसलिए इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? 2p से। अब थर्ड है n = 3 है तो 0 1 2 वैल्यूज हो जाएंगी, और हमने पहले कह चुका हुआ है कि 0 जिस सबसेल के लिए L की वैल्यू 0 होगी वो कौन सा सबसेल होगा? S। जिस जो है कि L की वैल्यू 1 किस सबसेल के लिए होता है? P। अब 2 आया तो ये नया है तो बेसिकली इसको किससे दिखाएंगे? D से। मतलब क्या है कि D सबसेल के लिए जो L की वैल्यू होगी वो 2 फिक्स है, P सबसेल के लिए L की वैल्यू 1 और S सबसेल के लिए L की वैल्यू 0। और चूंकि ये थर्ड सेल के हैं तो दैट्स व्हाई दैट वन इज द 3s, दैट वन इज द 3p एंड दैट वन इज द 3d। इट्स क्लियर? अब बात करते हैं फोर्थ के लिए। फोर्थ के लिए वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? 0 1 2। तो 0 1 2 से तो हम परिचय हमारा हो गया है, ये S सबसेल होगा, ये P सबसेल होगा और ये D सबसेल होगा। इट्स क्लियर? 4s 4p 4d। इट्स क्लियर ना? अब ये 3 जो वैल्यू आई वो नया सबसेल के लिए होगा, उस नए सबसेल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? F से। क्लियर है ना? और वो क्या होता? 4f। चूंकि ये 4 है तो ये 4f हो जाएगा, और F के लिए L की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। क्लियर है ना? अगर आप n = 5 रखते हैं, n = 5 रखते हैं तो ये ध्यान रखिएगा, इस बात को वो क्या कर लीजिएगा, स्टार बना लीजिएगा कि अगर n = 5 है तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 2 4 0 2 4 तो 0 1 2 3 4। आप इसका समझ सकते हो, 0 1 2 3 4। इट्स क्लियर? मतलब अब जो है कितने सबसेल हो गए? 5। देखिए, अरे भाई कितने सबसेल ला रहे हैं? 1 2 3 4 5 सबसेल होते हैं ना। लेकिन अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि किसी भी सेल में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ सबसेल्स होते हैं वो केवल 4 होते हैं। इसको लिखा देते हैं, फिर आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, इस टेबल को ध्यान में रखिए। अभी 1-2 टेबल और बनेंगे, इस चीज को हम लोग ध्यान में रखेंगे। यहीं से इस चीज को समझिएगा कि अगर n = 5 है तो टोटल नंबर ऑफ सबसेल्स कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ सबसेल्स कितने होने चाहिए? सबसेल्स आपके कितने होने चाहिए? 5। बट ये हम ध्यान रखेंगे कि आज तक जितने आपके नोन एलिमेंट्स हैं उन नोन एलिमेंट्स के लिए जो नंबर ऑफ सबसेल्स आए हैं वो केवल कितने हैं? 4। क्लियर है ना? तो नेक्स्ट पॉइंट जो भी है आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। There are maximum 4 subcell in a given energy cell. Given energy cell. क्लियर है ना? किसी भी सेल में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ सबसेल्स हो सकते हैं वो केवल कितने होंगे? 4 से बियॉन्ड नहीं। जैसे यहाँ पे 5 आया तो हम ये नहीं कहेंगे कि यहाँ पे 5 सबसेल्स होंगे। क्लियर हो रही बात? 4 ही सबसेल्स होंगे। अब वो कैसे होंगे वो आपको बता जाएगा। क्लियर हो रही बात? 4 से अधिक सबसेल्स किसी सेल में नहीं हो सकते। इट्स क्लियर? आगे एक चीज अपने दिमाग में बिल्कुल फिट कर लीजिए, हम लिखते हैं सबसेल, और इन सबसेल की ध्यान रखिएगा जो L वैल्यू है वो फिक्स होती है। कीप इन माइंड, जो सबसेल आपके हैं 4 सबसेल हैं SPDF, आप इनका फुल फॉर्म में लिख सकते हैं SPDF। इनका फुल फॉर्म आप ध्यान रख सकते हैं, हालांकि कहीं पूछा नहीं जाता है। S का मतलब होता है स्टार, P का मतलब होता है प्रिंसिपल, D का मतलब होता है डिफ्यूज और F का मतलब होता है फंडामेंटल। आप इनको ध्यान में रख सकते हैं। ऐसा कुछ है नहीं कि आपसे पूछा जाता है भैया इनका फुल फॉर्म क्या होता है। क्लियर है ना? इसको ज्यादा ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। जो ध्यान में रखने की वाली बात है वो यहाँ पे आप इस चीज को समझिए। क्लियर है ना? तो S सबसेल आपका अगर S हो तो मैंने कह दिया होगा कि सबसेल S है तो
उसके लिए जो एल वैल्यू होगी वो किसी एनर्जी सेल का हो, चाहे फर्स्ट का हो, चाहे सेकंड का हो, चाहे थर्ड का हो, इट डजंट मैटर। क्लियर है ना? तो हमें ध्यान रखना है कि कोई भी सबसेल किसी एनर्जी सेल का हो, जो उसकी एल वैल्यू होगी वो फिक्स होगी, और एस के लिए जो एल वैल्यू होती है वो क्या होती है 0, पी के लिए जो एल वैल्यू होती है वो क्या होती है आपकी 1, और डी के लिए जो आपकी वैल्यू होती है 2, और एफ के लिए जो एल वैल्यू होती है वो सॉरी हाँ ठीक है सही है। क्लियर है ना? हम इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि किसी भी सबसेल के लिए जो एल वैल्यू होती है वो फिक्स होती है, वो चीज नहीं होता आपका को किसी भी एनर्जी सेल का हो, चाहे एस हमारा फर्स्ट का एनर्जी सेल का हो, चाहे फोर्थ का हो, चाहे फिफ्थ का हो, चाहे सिक्स का हो, इट डजंट मैटर, उसके लिए एल की वैल्यू क्या होगी 0 ही होगी। पी किसी भी एनर्जी सेल का हो, सेकंड का हो, थर्ड का हो, फोर्थ का हो, वो क्या होगा 1 होगा। डी आपका किसी भी एनर्जी सेल का हो, चाहे वो थर्ड का हो, फिफ्थ का हो, सिक्स का हो, डी की एल की वैल्यू इसके लिए हमेशा क्या होगी 2 होगी। तो ये ध्यान रखेंगे SPDF 0 1 2 3, इट्स क्लियर? SPDF 0 1 2 3 आप इसको याद कर लीजिए, इसको दिमाग में रखिए, आगे ये काम में आएगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अभी कोई पॉइंट छूटा नहीं है, अगर कोई छूटेगा तो हम उसको बता भी देंगे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वांटम नंबर की तरफ बढ़ते हैं और अब देखेंगे सभी क्वांटम नंबर एक दूसरे से कैसे कोरिलेटेड है, इस चीज का ध्यान हम लोग रखेंगे। तो अब देखिए, अभी तक हमने 2 चीजें पढ़ ली, द फर्स्ट वन इज सेल, और उसके बाद हमने क्या पढ़ा, सबसेल पढ़ा। ठीक है, अब सबसेल के बाद इस चीज को समझिए, हम लोग जो है कि जैसे कर क्या रहे हैं कि सेल से सबसेल, मतलब सबसेल सेल से छोटा है, छोटे पार्ट में, सेल से छोटे पार्ट में सबसेल में गए, अब सबसेल से भी छोटे पार्ट में जाएंगे, जिसको बोलते क्या है ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल। तो नेक्स्ट हमारा होगा क्या, आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब इसको बेसिकली रिप्रेजेंट किससे करते हैं? तो पहला पॉइंट वही होगा रिप्रेजेंटेड बाय, इसको रिप्रेजेंट करते हैं m से, लेकिन बेसिकली इसके सब्सक्रिप्ट में हम लोग l, कई बुक्स में आप देखेंगे तो कोई जरूरत नहीं है कि l लगाया ही हो, लेकिन NCERT में लगा हुआ, तो आप कंफ्यूज ना हो इसके लिए हमने ml लगा दिया। अब ml लिखने का क्या मतलब है ये भी जान लीजिए। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को m से रिप्रेजेंट करते हैं, l के सब्सक्रिप्ट में लिखने का मतलब ये है कि m की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? l पे। आपने देखा l की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? m पे, और अब m की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी? l पे। ठीक है, तो अब बात करते हैं, तो इसको हम लोग कहना कि रिप्रेजेंट किया किससे? ml से। अब ये एक्चुअली बताता क्या है? एक्चुअली बताता क्या है? तो ये बताता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन स्पेस, या इसको दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं? अब इलेक्ट्रॉन क्लाउड का क्या मतलब है? आप देखिए, हमने फिर कहा कि जो आपने ऑर्बिटल की डेफिनेशन पढ़ी होगी, क्या पढ़ी है? ऑर्बिटल की यही डेफिनेशन पढ़ी हुई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स। ये पढ़ा हुआ आपने, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स इन स्पेस। वो स्पेस जहां पे इलेक्ट्रॉनों की पाई जाने की प्रोबेबिलिटी क्या हो? ज्यादा है, उसे की तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहेंगे। या फिर इसको दूसरी लैंग्वेज में क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। क्या बोलते हैं? ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। आप दोनों बोल सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स या फिर ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। और कहां से ओरिएंटेशन? अबाउट कोऑर्डिनेट एक्सिस XYZ, मतलब XYZ के लॉन्ग आपके इलेक्ट्रॉन क्लाउड का ओरिएंटेशन क्या है, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड, दैट्स विल बी कॉल्ड, ये बताता है कौन? आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्लियर है ना? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब ये बात सीख लिया, इसके बाद जो बात हम लोग करने वाले हैं, जो इन्फॉर्मेशन हम लेने वाले हैं, वो बहुत ही मायने रखेगा, उस चीज को हम ध्यान से समझेंगे। क्लियर है ना? जैसे अभी हमने देखा कि जो है कि हमने सेल से सबसेल को समझा, सबसेल से हमने समझा किसको?
ऑर्बिटल पे आ गए हम लोग। अब हम बात करते हैं कि हमने देखा क्या कि जो L की वैल्यू है n पे डिपेंड करती है और जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m की वैल्यू है वो एजीमुथल क्वांटम नंबर L पे डिपेंड करती है। तो हम इसके लिए आगे बढ़ेंगे। क्या है कि L की वैल्यू लेते हैं और उसके लिए हम लोग ml की वैल्यू लेते हैं। ठीक है, पहले हम लोग ये जानते हैं कितनी होती है। थर्ड पॉइंट है जो भी नेक्स्ट पॉइंट है आपका, आप उसको देख सकते हैं। थर्ड ही पॉइंट होगा, पहले लिखते हैं फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ L, क्लियर है ना, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ L, इसमें भी पहला पॉइंट द वैल्यू ऑफ M, value of ml varies from minus L to plus L। समझिएगा इस चीज को, माइनस L से कहां तक, प्लस L तक, इंक्लूडिंग जीरो को इंक्लूड करते हुए कहां से कहां तक वैरी करता है, माइनस L टू प्लस 1। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अभी फिर इसका कंप्लीट टेबल बनाएंगे हम लोग। अगर L की वैल्यू 1 हो, जीरो हम नहीं लेते हैं फिर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि L की वैल्यू आपने जीरो देखा है S सबसे के लिए। अगर L की वैल्यू 1 हो तो फिर क्या होगा, आपका ml हमने क्या कहा, माइनस L टू प्लस L। तो L की वैल्यू क्या है 1, तो -1 और +1 ये दो वैल्यू हो गया। तो -1 और +1 और क्या इंक्लूड करता है, इंक्लूडिंग जीरो, इसमें क्या आ जाएगा, जीरो। क्या आ जाएगा, बात समझ में आ रही है, क्या हो जाएगा, L = 1 के लिए ml की वैल्यू तो -1 0 +1। यही हमने बताया कि आपका -L से +L और किसको इंक्लूड करता है, जीरो को भी इंक्लूड करता है। ठीक है, अब जीरो लेते तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता, हम उसको सेपरेट वे में करेंगे, आगे करेंगे। अगर L की वैल्यू आपकी 2 हो, L की वैल्यू अगर आपकी 2 हो, क्या हो जाएगा, ml की वैल्यू -2 से +2। तो नंबर लाइन आप जानते होंगे भाई, आपने पढ़ा होगा, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -1 है, +1 है, +2 है, -2 से +2। तो -2 में आप तीनों को नहीं छोड़ देंगे तो क्या क्या वैल्यू जाएगी, -2 -1 0 +1 +2। तो ml का वैल्यू क्या हो जाएगा, -2 -1 0 +1 +2। इट्स क्लियर, -2 से +2 तक। तो ये आपके वैल्यूज हो गए कि किसी भी L वैल्यूज के लिए जो ml की वैल्यू होगी वो कहां से कहां वैरी करेगी, तो -L से +L और क्या इंक्लूड करेगा, जीरो को भी वो इंक्लूड करेगा। तो अगर L = 1 है तो -1 0 +1, L = 2 है तो ml की वैल्यू -2 -1 0 +1 +2। अब जरा सा देखिए, अगर मैं टोटल नंबर ऑफ L वैल्यूज कहूं, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्या कहूं, ml वैल्यूज कहूं, तो देखिए L = 1 है तो ml की कितनी वैल्यू, कितनी मैं बोल रहा, 3, 1 के लिए 3, 2 के लिए 5, 1 के लिए 3 और 2 के लिए 5। तो हम ये कह सकते हैं, यहां पर लिखते हैं नेक्स्ट पॉइंट बी वाला, द टोटल वैल्यू ऑफ टोटल ml वैल्यूज विल बी इक्वल्स टू 2L + 1। क्या हो जाएगा, 2L + 1। मतलब कोई L की वैल्यू दी हुई है तो ml की ये वैल्यूज होंगी, लेकिन टोटल नंबर ऑफ ml वैल्यूज क्या क्या होगी, 2L + 1। कितनी होगी, 2L + 1। देख लीजिए L = 1 है तो 2 × 1 + 1 कितना आया, 3। तो कितने ml वैल्यूज आ रहा है, 3। अगर आपका L = 2 है तो कितनी आएगी, 2 × 2 + 1 5। तो कितनी वैल्यूज आ रही है, 5। बात समझ में आ रही ना। तो किसी भी गिवन L वैल्यूज के लिए जो ml की वैल्यूज होंगे कहां से कहां वैरी करेंगी, तो -L टू +L, इसको इंक्लूड करते हुए, जीरो को इंक्लूड करते हुए, तो वो वैल्यू हमने लिख दी। दूसरे पॉइंट क्या, कि जो टोटल नंबर ऑफ ml वैल्यूज होंगी वो आपके डिपेंड, वो किसके इक्वल होंगे, 2L + 1 के। मतलब अगर L की वैल्यू 1 है तो ml की वैल्यू आपकी 3, L की वैल्यू 2 है तो ml की वैल्यू आपकी, इट्स क्लियर, बात समझ में आई। अब नेक्स्ट पॉइंट और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उस चीज को हम लोग देखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इस चीज को समझिएगा। आई थिंक दिस वन इज द 4th वन। तो क्या होता है कि फॉर
a given value of L, ठीक है, the total number of ML values represents the number of ways of orientation of electron cloud. Be careful, ये पॉइंट समझना है हमें, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा है। क्या बता रहा है कि अगर हम कोई L की वैल्यू लें और उस L की वैल्यू के लिए जितने भी ml वैल्यूज होंगे, L है क्या, एजीमुथल, और ये बताता क्या है, सबसेल के बारे में बताता है, ठीक है। तो किसी भी L वैल्यूज को अगर हम कंसिडर करते हैं तो उस L वैल्यूज के लिए जो ml वैल्यूज होंगे वो ml वैल्यूज क्या रिप्रेजेंट करेंगे, तो नंबर ऑफ बेस, टोटल नंबर ऑफ बेस बोल सकते हैं इसको, टोटल नंबर ऑफ बेस, टोटल यहां पे आप ऐड कर लीजिएगा, टोटल नंबर ऑफ बेस ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। मतलब क्या है कि अगर L की वैल्यू हमने 1 ली, अभी हमने देखा था L की वैल्यू अगर हमने 1 ली थी तो ml की वैल्यू कहां से, -1 0 से +1, तो -1 0 से +1, ये 3 वैल्यूज आई थी। मतलब L = 1 है तो ml की वैल्यू कितनी आ रही है, 3। मतलब क्या है कि L = 1 किस सबसेल के लिए होता है, P सबसेल के लिए। तो P का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, P सबसेल का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, अभी देखिए फिर ध्यान दीजिए, हमने क्या कहा कि ml की जो वैल्यूज है, टोटल नंबर ऑफ ml वैल्यूज क्या बताती हैं, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। मतलब वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलॉन्ग कितने तरह से ओरिएंटेड है, समझिए। फिर अगर L = 1 है मतलब ये क्या है, P सबसेल, क्या है, P सबसेल। अब P सबसेल के लिए जो हमने देखा कि ml वैल्यू जो है वो 3 आ रहा है, क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। मतलब क्या है कि P सबसेल या फिर P सबसेल का इलेक्ट्रॉन क्लाउड, क्लियर हो गई बात, कोऑर्डिनेट एक्सिस के रिस्पेक्ट में 3 प्रकार से, 3 तरह से ओरिएंटेड है। क्लियर हो रही बात, 3 तरह से क्या है, ओरिएंटेड है, ठीक, बात समझ में आई। अब इस पॉइंट को समझिए, नहीं समझ में आया फिर हम आगे इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, टेबल बनाएंगे, टेबल से आपको चीजों को बताने की कोशिश करेंगे और इसको आप समझने की कोशिश करिए। क्लियर है, देखते हैं। एक हम कंबाइंड टेबल बताते हैं और उस कंबाइंड टेबल में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं। क्लियर है ना। एक चीज थोड़ा सा हम बता दें आपको कि ml आपका बताता है ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स। ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स का मैंने पहले भी कह दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जब भी है तो हम ऑर्बिटल की बात करेंगे। मतलब क्या है कि ml या फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपके किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की, जितनी वैल्यू जितनी आपके ऑर्बिटल्स, हम बताते हैं आपको। देखिए हम लेके चलते हैं n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, L एजीमुथल क्वांटम नंबर और फिर हम बात करते हैं ml। ये इसकी वैल्यू इस पर डिपेंड है और इसकी वैल्यू इस पर डिपेंड है, ठीक है। अब देखिए और दूसरी चीज क्या, इसको हम लोग प्रिंसिपल एनर्जी सेल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सबसेल बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैंने पहले भी डिस्कस कर दिया हुआ है, इसको सेल, इसको सबसेल। और ये ओरिएंटेशन बताता है, ओरिएंटेशन बताता है, इसका मतलब क्या है कि ये बताता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, जितनी ml वैल्यूज उतने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। क्लियर है ना। यहां पे आप देख सकते हैं नंबर ऑफ ml वैल्यूज फॉर अ सबसेल इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन दैट सबसेल। ठीक, समझते हैं। L की वैल्यू n पे डिपेंड करता है और किसी n की वैल्यू के लिए L की जो वैल्यू होती है वो कहां से कहां तक वेरी करती है आपकी, 0 से n-1 तक। ml की वैल्यू L पे डिपेंड करती है और ये वैल्यू आपकी क्या होती है, तो -L 0 को भी इंक्लूड करता है और साथ ही साथ प्लस है। इट्स क्लियर, ठीक है। 2-3 जो भी बनेंगे उनको हम बनाएंगे, बाकी आप लोग खुद बनाइएगा। अगर n = 1 लेते हैं, ठीक है,
एल की वैल्यू क्या होगी, नो डाउट 0 से 0, मतलब क्या 0, एक ही सबसेल, और इस सबसेल को दिखाते किससे है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे हम दिखा भी देते हैं, इस सबसेल को दिखाते किससे है, 1s। इट्स क्लियर। अब इसके लिए एल वैल्यू, तो देखिए एल की वैल्यू क्या है 0, और ml की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, -l 0 से +l, -l 0 से +l, तो भैया 0 है ही, 0 है ना एल की वैल्यू ऐसे सबसेल के लिए, तो -0 0 0 +0 इसका कोई मतलब नहीं है, मतलब इसके लिए ml की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो s सबसेल के लिए l की भी वैल्यू 0 और ml की भी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, मतलब ध्यान दीजिए, मतलब क्या है कि ये ml बताता क्या है, मैंने पहले भी बता दिया हुआ है, नंबर ऑफ वेज ऑफ ओरिएंटेशन, नंबर ऑफ वेज ऑफ ओरिएंटेशन, कीप इन माइंड, कितनी तरह से वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेड है, क्लियर है ना, कितनी तरह से वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग वो ओरिएंटेड है, बात समझ में आ रही। तो अब चूंकि इसके केवल s सबसेल के लिए जो ml की वैल्यू वो क्या है 0 है, मतलब या फिर हो गया नंबर ऑफ ml वैल्यूज कितनी है 1, मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग s ऑर्बिटल एक तरह से, बस एक ही तरह से क्या है ओरिएंटेड है, क्लियर है ना, और इस वजह से एक ही तरह से ओरिएंटेड का मतलब क्या है कि जो s ऑर्बिटल का जो शेप हो जाता है वो आपका स्फेरिकल हो जाता है, क्या हो जाता है स्फेरिकल। तो हम ये भी कह सकते हैं कि s सबसेल में जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, केवल और केवल, ठीक है। अब देखिए अगर हम सेकेंड एनर्जी सेल लें तो क्या क्या वैल्यूज हो जाएंगी 0 और 1, किसी कोई डाउट, इतना तो सब कोई कर सकता है, 0 है मतलब ये क्या हो जाएगा 2s, l = 1 मतलब p क्या हो जाएगा 2p, कोई डाउट। अब इसके लिए ml की वैल्यू लिखेंगे तो फिर क्या हो जाएगा 0, तो s सबसेल में केवल और केवल एक ही ऑर्बिटल, चाहे वो s सबसेल फर्स्ट एनर्जी सेल का हो, चाहे सेकंड का हो, चाहे थर्ड का हो, चाहे फोर्थ का हो, इट डजंट मैटर, क्लियर है ना। अभी 2p में ml वैल्यूज क्या क्या होंगी, देखिए -1 0 और +1, किसी को डाउट, मतलब कितनी वैल्यूज है 3, कितनी वैल्यूज ml वैल्यूज कितनी 3, इसका मतलब जो p सबसेल है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग 3 डिफरेंट तरीके से क्या है ओरिएंटेड है, या फिर 3 तरीके से 3 वेज में वो ओरिएंटेड है। इस वजह से p ऑर्बिटल में कितने से कितने p सबसेल में कितने आपके ऑर्बिटल्स, तो 3 ऑर्बिटल्स, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो जाएंगे 3, और बेसिकली एक बात ध्यान रखिएगा ऑर्बिटल्स को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट से क्या करते हैं शो करते हैं, तो ये यहाँ पे 1 स्क्वायर और यहाँ पे आपके 3 स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक है, बात समझ में आ रही ना। अगर आपकी n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू क्या क्या हो जाएगा 0 1 2 हो जाएगा, 0 फिर s, चूंकि ये थर्ड सेल का है तो 3s, 1 मतलब p, चूंकि ये थर्ड का है तो 3p, और आपका 2 मतलब 3, और चूंकि थर्ड सेल का है तो ये आपका हो जाएगा 3d। कोई प्रॉब्लम किसी को समझने में? अब फिर समझिए इसका क्या मतलब है 0 3s मतलब फिर इसकी ml वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी, इसके लिए क्या आएगा -1, ये वैल्यू बदलने वाली नहीं है 0 + 1, अरे भैया l की वैल्यू तो 1 ही है ना, और ml की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है l पे, तो ये -1 0 + 1, इट्स क्लियर। अभी देखिए 2 है तो ये क्या वैल्यू हो जाएगी b के लिए -2 प्लस -1 0 + 1 + 2, कितनी वैल्यूज आई, कितनी वैल्यूज आई 5, मतलब d ऑर्बिटल कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग 5 डिफरेंट वेज में ओरिएंटेड है, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो जाएंगे 5, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो गए 5, और आपके 5 और ऑर्बिटल्स को मैंने बताया किससे रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से, ठीक है, बात समझ में आई। अब जरा सा हम लोग n = 4 भी कंसीडर कर लें, क्योंकि n = 4 कंसीडर करना जरूरी है, तो आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो समझिए क्या है n = अगर 4 हो, n = आपका 4 हो तो क्या हो जाएगा l की वैल्यूज क्या क्या हो जाएंगी आपकी, l की वैल्यूज हो जाएंगी 0 1 2 3 हो जाएंगी। 0 1 2 के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया हुआ है, ये 4d, ये 4p और ये 4s, ये क्या हो जाएगा 4f, ठीक है, सॉरी यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका 4f, ये हो जाएगा 4d, ये हो जाएगा 4p और ये हो जाएगा 4s, ठीक है। अब आप इसके लिए इन तीनों को तो लिख सकते हैं ml की वैल्यू, इसकी 0, इसका -1 0 + 1, इसका -2 -1 0 + 1 + 2, अब इसके लिए क्या हो जाएगा -3 -2 -1 0
0 +1 +2। इट्स क्लियर? कितनी वैल्यूज है? +1 +2 +3। कितनी वैल्यूज है? 1 2 3 4 5 6 7, मतलब कितने ऑर्बिटल्स? 7 ऑर्बिटल्स। तो f सब सेल में आपके नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो जाएंगे? 7। और समझ में आई? f सब सेल में आपके टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 7 और s सब सेल्स में आपके टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल 1, p सब सेल में टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल 3 और d सब सेल में टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 5 और f सब सेल में टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 7। ये टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हम किस बेसिस पे कर रहे हैं? तो हम बात कर रहे हैं ml वैल्यू पे। ml की जितनी वैल्यू होगी उस सब सेल्स में उतने ही ऑर्बिटल होंगे। बात समझ में आई? अब एक लास्ट बचता है आपका स्पिन क्वांटम नंबर, और ये बड़ा आसान है क्योंकि हम इसके डिटेल स्टडी में नहीं जाएंगे कि स्पिन क्वांटम नंबर, हालांकि ये श्रोडिंगर इक्वेशन से नहीं मिलता है हमारा, लेकिन फिर भी इसको कैसे हमने देखा, तो इसका बेसिकली जनरेशन कब हुआ? जब हमने हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम देखा। उसके एक स्पेक्ट्रम में एक जो लाइन मिलती है वो डबलेट दिखती है। जब उसको हम मैग्नीफाई लेंस से देखते हैं तो उसमें जो है कि आपके 2 डबलेट मिलते हैं। तो वो बातें हम ज़्यादा नहीं बता रहे, बस हम इतना कहते हैं कि जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है उसको बेसिकली हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं? ms से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ms से। क्लियर हो रही बात? और जो है ms की जो वैल्यू होती है वो बस 2 ही होती है, एक आपका +12 और एक आपका -12। इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल बता देंगे कि कैसे +12 कैसे -12, उसके बारे में हम बताएंगे आपको, डोंट वरी। ठीक है? अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन करता है अपने एक्सिस के लॉन्ग तो +12, और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर वो स्पिन करता है तो क्या हो जाएगा? -12। ठीक है? अगर एक्सिस के लॉन्ग, मतलब एक इलेक्ट्रॉन अगर अपने एक्सिस के लॉन्ग ऐसे स्पिन करता है +12 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन करता है तो उसके लिए -12 स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू हो जाएगी। आप इसको एक बार और फिर घर पे थोड़ा सा पढ़िए एनसीईआरटी बुक से, फिर इसको आप देखिए। अगले लेक्चर में हम लोग फिर देखेंगे कि कैसे हम लोग क्वांटम नंबर्स के हेल्प से किसी ऑर्बिटल को बता सकते हैं, या फिर किसी ऑर्बिटल के लिए चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू क्या होगी, इसके बारे में हम लोग देखेंगे।